गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का जो अध्याय 1 है, जो कि जिसे प्रेमचंद ने लिखा है और जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उस अध्याय यानी कि दो बैलों की कथा के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा के मुख्य प्रश्नों के बारे में जानना और उन्हें लिखना। दो बैलों की कथा का जो पहला प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है पहला, वो है प्रश्न 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। नहीं, आपसे पूछा गया कि आपने इसे पिछले तीनों क्लासों में इस अध्याय को पढ़ लिया है, दो बैलों की कथा। तो अब आप बता सकते हैं कि जो हीरा और मोती जिस काजी हाउस में कैद थे, वहां पे जो जानवर थे, जो पशु थे, उनकी हाजिरी, उनकी अटेंडेंस क्यों ली जाती होगी। कुछ तो कारण होगा कि वहां पे जो जानवर थे, उन्हें कैद करके रखा गया था, उन सभी की अटेंडेंस यानी उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो क्यों ली जाती थी, आइए अब हम उसकी बात करते हैं। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु वहां से निकलकर भाग तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो काउंट करते। अब बहुत सारे जानवर है, याद रखना कि दो गाय हैं, दो घोड़े हैं, दो गधे, कैसे याद रखा जाए। तो उनकी काउंटिंग की जाती थी, 1 2 3 4 से काउंटिंग कर देते थे और रोज उनके अटेंडेंस यानी उनकी हाजिरी ली जाती थी ताकि हमें पता चल सके, जो वहाँ पे चौकीदार था, जो वहाँ का मालिक था, मुंशी था, उन्हें पता चल सके कि सभी जानवर पूरे हैं, कोई भी जानवर वहां से निकल कर भाग तो नहीं गया, उनकी संख्या कम तो नहीं हो गई। सिर्फ इस बात की जानकारी के लिए कि सभी पशुओं की संख्या पूरी है, उनकी हाजिरी ली जाती थी। इस आंसर को, इस उत्तर को अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा करके और अधिक लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रश्न देखते हैं दूसरा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जो झूरी का साला गया था और उसके घर में जो छोटी बच्ची थी, उसके लिए पूछा गया कि उस बच्ची को बैलों के जो बैल थे उनके लिए प्रेम क्यों उमड़ आया। क्यों उस बच्ची को लगा कि बैल जो हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। दोनों उस बच्ची के मन में बैलों के प्रति जो प्रेम उमड़ कर आया, जो प्रेम निकल कर बाहर आया, उस प्रेम के उमड़ने, प्रेम के बाहर आने की वजह को पूछा गया है। उत्तर देखिए इसका। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए आया क्योंकि वह अपनी सौतेली माता के हाथों रोज प्रताड़ित होती और मार खाती। दोनों बैल भी झूरी के साले गया के हाथों प्रताड़ित हो रहे थे और मार खा रहे थे। छोटी बच्ची तथा दोनों बैलों की स्थिति एक समान थी। वो जो छोटी बच्ची थी, जो कि झूरी के साले गया के घर में थी, क्या उसकी अपनी माँ का देहांत हो गया था और जो उसकी सौतेली माँ थी, वो प्रतिदिन उस बच्ची को मारा करती थी ना, और मारने के कारण वो जो बच्ची थी बहुत दुखी थी। और बिल्कुल वैसा ही सलूक झूरी के साले गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी हो रहा था। जो हीरा और मोती थे, वे भी झूरी के साले गया के हाथ तो रोज मार खाते थे, उन्हें खाने के लिए सूखा रूखा मिलता था, सूखी घास मिलती थी खाने के लिए। तो यहाँ बच्ची के और उन दोनों बैलों की जो स्थिति थी, वो दोनों ही एक समान थी। दोनों परेशान थे, दुखी थे, दोनों मार खा रहे थे। सिर्फ एक यही वजह थी कि उस बच्ची को लगा कि जिस प्रकार मैं दुखी, रोज मुझे मार खाने को मिलती है, सूखा रूखा खाने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ये हीरा और मोती दोनों ही बैल भी बहुत ही ज्यादा दुखी। इन्हें भी खाने के लिए सिवाय मार के और कुछ नहीं मिलता। सूखी घास दी जाती है, दिन भर काम करवाने के बाद भी उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है, उन्हें सिर्फ मार दी जाती है। तो इसी कारण बच्ची को भी बैलों के प्रति उसके मन में प्यार उमड़ कर आ गया। इसका तीसरा जो मुख्य प्रश्न है वो है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। ये जो कहानी है हीरा और मोती से प्रेमचंद ने लिखा है, इस कहानी के अंदर बैलों के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि नीति विषयक है, जो सही है, जो गलत नहीं है। ऐसी कौन कौन सी बातें, कौन कौन से मूल्य हैं जो हमें समझ में आते हैं। इस कहानी को पढ़ के किन किन बातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो हमें इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बताना है। कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। बहुत सारे आए, कौन कौन से आए वो हम यहाँ देखते हैं। अपने मालिक के प्रति सदैव स्वामी भक्त रहने की भावना। जो हीरा और मोती है, उनसे पता चलता है कि हमें अपने स्वामी, जो हमारा मालिक है, उसके प्रति सदैव स्वामी भक्त रहना चाहिए। हर स्थिति में उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके प्रति कभी भी विद्रोह की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास रखने की भावना। चाहे जीवन में सुख हो, दुख हो या फिर कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हर परिस्थिति के अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना होनी ही चाहिए। अगर हमारे साथ हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास होता है तो हम हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी दूर करके रख सकते हैं और अपनी हर मुसीबत से जीत सकते हैं।
इसी प्रकार जो तीसरी भावना है वो है परेशानियों व मुसीबतों के बिना, परेशानियों व मुसीबतों से बिना डरे उनका सामना करने की भावना। हर स्थिति में, हर मुश्किल में, जो भी कोई परेशानी आ जाए, समस्या आ जाए, उसका क्या करना चाहिए? कभी डर के बैठना नहीं चाहिए। नहीं कि हम डर कर बैठ के, हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर किया जा सकता है अगर हम उसका बिना डरे, बिना घबराए सामना करें। कोशिश करें कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं, तभी हमारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्ष की भावना। जो हमारा हक है, जो हमारे राइट्स हैं, उनको पाने के लिए संघर्ष करना। ये नहीं कि कोई बात नहीं मिला तो नहीं से जान दो, नहीं। जो हमारे हक, हमारे राइट्स हैं, हमारे हक है, हमारे अधिकार है, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते? उनसे वंचित हम नहीं रह सकते। जो हमारा है उसे हमें लेने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के हमें हमारा हक किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना कोशिश के हमें हमारा हक कभी भी नहीं मिलता। तो अपने हक के लिए लड़ना बहुत ही जरूरी है। हिंसा ना करने की भावना। हिंसा ना करना मतलब जहाँ पे और भी 4 लोग हैं और वहाँ उन्हें कोई नुकसान हो जाता है, या फिर अपने मालिक के प्रति हिंसा ना करना। अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ गई और किसी कारण हमें, हमारे स्वामी के कारण दुख मिल रहा है, तो भी हमें मन में रखना चाहिए कि नहीं, वो हमारा स्वामी, अगर उसके कारण, किसी समस्या के कारण हमें थोड़ा सा परेशानी हो गई, थोड़ी मुसीबत हो गई, तो उसके लिए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करने की भावना। स्त्रियों का सम्मान, हमें सदैव अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करने की जो बात है वो हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी स्त्री का, किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। और यही भाव हमें हीरा और मोती के मन में भी, हीरा और मोती के मन से, उनकी वार्तालाप से, उनके व्यवहार से ये पता चलता है। सच्ची मित्रता की भावना। हीरा और मोती की जो कथा है, 2 बैलों की कथा, इस समय सच्ची मित्रता यानी जो मैत्री की भावना है वो नजर आती है कि हीरा और मोती हर परेशानी, हर मुसीबत में, हर कठिनाई में दोनों से एक दूसरे के साथ रहे। दोनों में से किसी ने भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सच्ची मित्रता को पूरी ही तरह से ईमानदारी के साथ इस भाव को निभाया। दूसरों के प्रति आत्मीयता और अपनेपन का भाव। दूसरों के प्रति, हमारे सामने कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, उसके प्रति अपनेपन का भाव रखना। ये नहीं सोचना कि वो बहुत गरीब है, कमजोर है, इसको जान दो, उसकी हेल्प मत करो, उसकी कोई मदद ना करो। नहीं, हमें हमेशा दूसरों के प्रति अपनेपन का भाव रखना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब हम इस अध्याय का चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत यानी जो उसके नेचर में, जो उसका स्वभाव है, स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? आपको पता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को मूर्ख की, है ना, नालायक कहते हैं, तो हम संबोधित करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि तुम नालायक हो? नहीं, हम क्या कहते हैं, तुम तो गधे के समान हो। क्यों? क्योंकि गधे की जो तुलना है वो सदैव मूर्ख यानी नालायक व्यक्ति से की जाती है। तो इस कहानी के अंदर जो गधा है, उसकी जो स्वभावगत, उसका जो नेचर है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण जो है प्रेमचंद ने उसके लिए, मूर्ख के लिए गधे का प्रयोग ना करके एक नए अर्थ के संकेत किया है, वो हमें बताना है। तो अब हम देखते हैं। गधे का दब्बूपन यानी गधे के अंदर एक विशेषता होती है कि वो कभी भी खुलकर आगे नहीं बढ़ता, अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा को आगे नहीं बढ़ता, वो सदैव दबा हुआ रहता है। उसे मारो पीटो, कुछ भी करो, सदैव दबा हुआ ही रहेगा। दूसरों के अत्याचार को चुपचाप सहना। देखिए क्या है, गधे का दब्बूपन, दूसरों के अत्याचार को चुपचाप सहना, अपने हक के लिए ना लड़ने की भावना व जीवन की विभिन्न कठिन परिस्थितियों को भी स्वीकार आदि अनेक स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना करके नए अर्थ यानी सीधापन की ओर संकेत किया है। गधे का स्वभाव, उसे चाहे मारिए, पीटिए, कुछ भी कीजिए, गधा जो है कभी भी उसके विरोध में आवाज नहीं उठाता। उसे मारो पीटो, खाने को दो मत, तो दिन भर कितना ही काम कराओ, कितना ही बोझा उसकी पीठ पे लाद दो, यहाँ से वहां, जैसे आप चाहें उसको घुमा सकते हैं। यही वजह है मूर्ख के लिए हम सदैव गधे का ही प्रयोग, गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद ने कहा कि यहाँ पे जो गधा है उसकी जो स्वभावगत विशेषता है उसके कारण उसे गधा नहीं कहा जाता, है ना। और हम किसने कहते हैं,
क्योंकि गधे का जो सीधापन है ये उसका मूर्ख नहीं है, उसका जो मूर्खपन नहीं है, बल्कि ये उसका स्वभाव ही इतना सीधा है कि उसे कुछ भी कहा जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, भूखा रखा जाए, उसका ये स्वभाव है सीधा रहना। वो कभी भी किसी भी कारण से किसी भी अत्याचार के प्रति अपनी आवाज नहीं उठाता। गधे का सीधापन उसके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी सीधेपन के कारण गधा अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत व परेशानी को अपने भाग्य का लिखा मानकर चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के सहन करते हुए स्वीकार कर लेता है। गधे का जो सीधापन है, गधा बहुत ही व्यवहार में सीधा होता है, और एक यही वजह है कि गधे को चाहे कितना ही परेशान कीजिए, वो सिर्फ यही मन में मान के चलता है कि मुझे कोई दुख मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, मैं इतनी रात दिन मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे मार पड़ रही है, तो ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है ना। वो ये नहीं कहता कि अगर मैं आवाज उठाऊं, उसके खिलाफ विद्रोह करूं तो शायद मुझे इससे आजादी मिल जाए। वो क्या करता है, इसे अपना भाग्य का लिखा हुआ यानी अपने हाथों की लकीरें मानकर इसी को स्वीकार कर लेता है और बिना किसी आवाज उठाए, बिना कोई प्रतिक्रिया करे, इसे चुपचाप सहन करता रहता है। इसका जो 5वां मुख्य प्रश्न है वो हम देखते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी? इस कथा में 2 बैलों का कथा जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसी घटनाएं आई हैं जिससे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों ही गहरे दोस्त थे। उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती के अंदर जो दोस्ती थी बहुत ही ज्यादा गहरी थी। 2 बैलों की कथा कहानी की अनेक घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत सारी घटनाएं इस कथा के अंदर, इस कहानी के अंदर, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। जब झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने घर ले गया तो दोनों वहां से एक साथ भागे। जो झूरी का साला था गया, जब दोनों बैलों को झूरी के घर से अपने घर लेके चला गया तो वहां से दोनों बैल एक साथ भागे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बैल भागा और दूसरा वहीं रह गया, नहीं, दोनों ही बैल वहां से एक साथ भागे। इससे पता चलता है कि दोनों में गहरी मित्रता थी, इसी कारण से दोनों वहां से एक साथ भाग गए। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। जब झूरी के जो साला था, जब गया के घर से भागने के बाद दोनों खेतों में आजाद हो गए, घूमने लगे, तब वहां जो सांड आया उस सांड का मुकाबला भी दोनों ने एक साथ मिलकर किया। इससे भी पता चलता है कि दोनों ही, हीरा और मोती दोनों में ही गहरी दोस्ती थी। काजी हाउस में कैद रहते हुए जब मोती को वहां से भागने का मौका मिला तो वह अपने मित्र हीरा को वहीं कैद छोड़कर ना भागा। काजी हाउस जहाँ पे जानवरों को कैद करके रखा जाता था, वहां पे भी जब वहां से भागने का मौका मिला, वहां से भागा नहीं, क्योंकि जो हीरा था एक बहुत मोटी रस्सी के साथ वहां पे बंधा हुआ था। अगर मोती चाहता तो हीरा को वहां छोड़ के भाग सकता था, लेकिन फिर भी हीरा वहां से नहीं भागा और इस कारण दोनों की सुबह बहुत मार पड़ी, दोनों को नीलाम करके बेच दिया गया। लेकिन इससे पता चलता है कि जो हीरा है और वो मोती है, दोनों एक अच्छे मित्र थे, सच्चे मित्र थे, दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। दोनों मित्र एक साथ नाद में मुंह डालते और हटाते थे। यदि एक खाना छोड़ देता तो दूसरा भी छोड़ देता। जो दोनों ही मित्र थे, हीरा और मोती, जब दोनों को भोजन दिया जाता था, सूखा घास खली दिया जाता था खाने के लिए, तो दोनों ही बैल एक साथ नाद के अंदर मुंह डालते थे, है ना, और एक साथ निकालते थे। अगर एक निकाल लेता तो दूसरा खाता नहीं था, तो वो भी अपना मुंह निकाल लेता था। अगर एक खाना छोड़ देगा तो दूसरा भी खाना छोड़ देता था। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती के अंदर गहरी दोस्ती थी। अब हम इसका प्रश्न 6 देखते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि औरत जात पर सींग चलाना यानी उनको मारना जो है मना है। तो ये किसने, जो हीरा ने मोती से कहा था। तो इस कथन के माध्यम से हमें प्रेमचंद का जो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण है वो नजर आता है। अब हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के स्त्रियों के सम्मान का दृष्टिकोण नजर आता है। हमें नजर आता है कि प्रेमचंद के मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव था। वे कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं चाहते थे, सदैव स्त्रियों का वे सम्मान किया करते थे। प्रेमचंद नारियों का सदैव सम्मान करते थे और वे दूसरों से भी इसी बात की उम्मीद करते थे। वे स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ थे। वे सदैव नारियों के हित की बात करते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्रियों की दुर्दशा को उजागर किया ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके।
प्रेमचंद हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते थे और एक यही वजह है कि उनकी हर कथा, उनकी हर रचना, हर कहानी के अंदर किसी ना किसी स्त्री की चर्चा की गई है। वे नारियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे ताकि नारियों की जो स्थिति है, जो उनकी दुर्दशा, उसमें सुधार आ सके। यदि प्रेमचंद चाहते तो नारियों की स्थिति का, उनकी दुर्दशा का वर्णन ना भी करते तो क्या हमें उस समाज का पता चल पाता कि नारियों पर कैसे कैसे अत्याचार होते? क्या हम उनके सुधार के लिए आगे बढ़ पाते? नहीं। तो प्रेमचंद ने नारियों की जो सम्मान की भावना थी उसको ध्यान में रखते हुए स्त्रियों की दुर्दशा में सुधार किया है। और यही बातें हमें इस बात से, इस कथन से पता चलता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। प्रेमचंद ने हीरा के इस कथन के माध्यम से हमें यही बताया कि हमें औरत पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। अब हम इसका प्रश्न 8 देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये किसने कहा था? मोती ने कहा था। कब कहा? जब कॉजी हाउस में हीरा और मोती ने जो मिलकर मेहनत करके दीवार तोड़ दी और सारे जानवर वहां से भाग गए, लेकिन हीरा और मोती वहीं पर रह गए क्योंकि जो उसमें एक बैल था रस्सी से बंधा हुआ था तो उसको छोड़ के दूसरा बैल वहां से भाग नहीं पाया। तो उस समय जो हीरा और मोती के बीच वार्तालाप थी, ये उस समय के जो कथन है जो कि मोती ने कहा था कि यहाँ से हम दोनों भाग नहीं पाए, लेकिन कुछ जानवर तो भाग गए, है ना। और जो जानवर भाग गए हैं वे हमें, उनकी जान तो बच गई, वे यहाँ से भाग गए, आजाद हो गए, तो वो हमें आशीर्वाद तो देंगे। और हो सकता है कि जो उनका आशीर्वाद है वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में भलाई का काम कर जाए। तो इस विषय में आगे हम बात करते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इस कथन के आधार पर मोती के अनेक विशेषताओं के बारे में पता चलता है। जैसे मोती एक सच्चा मैत्री भक्त था, अपनी मित्रता की खातिर वह दुनिया की तमाम परेशानी और मुसीबतों को गले लगा सकता था। वह दूसरे प्राणियों की सेवा करने में भी पीछे नहीं हटता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े। दूसरे जीवों को सुख और खुशी देने के लिए वह स्वयं को भी दुखी कर सकता था। जो मोती था वो सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं चाहता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए किया, नहीं, वो दूसरे जीवों को, दूसरे जो जानवर थे, उन दूसरे प्राणी जो थे उनके लिए भी भलाई करना चाहता था। वो एक सच्चा मित्र था। अपने मित्र के लिए वो हर दुनिया की तमाम परेशानियां, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें, उनको भी स्वीकार और हंसते स्वीकार कर लेता था। अगर वो चाहता तो अपने मित्र को छोड़ के भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मित्र था, मित्र की परेशानी को अपनी परेशानी समझता था और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, वो दूसरे जीवों के लिए भी अच्छे काम करता ताकि दूसरे जीवों को भी उसका फायदा हो, नुकसान ना हो। उसे दूसरों की परेशानियों को दूर करने में अच्छा लगता था। दूसरों को खुशी देने के लिए वो अपने आप को भी कष्ट कठिनाइयों में डाल सकता था, अपने आप को भी वो दुखी कर सकता था। अब इसका 10वां प्रश्न देखते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि ना, जो झूरी का साला गया था, जब वो हीरा और मोती दोनों को अपने घर लेकर आ गया और हीरा मोती भाग के वापस झूरी के पास चले गए, तो गया ने क्या किया, दोबारा से झूरी के घर गया, फिर वहां से दोनों को वापस अपने घर ले आया। और दोनों ही बार जब वो हीरा मोती को 2 बार अपने घर लेकर आया तो हर बार उसने खाने के लिए हीरा मोती को सूखी घास दी थी खाने के लिए, उन्हें खली वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो उसने दोनों बार हीरा मोती को सूखी घास क्यों दी खाने के लिए, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक सही बताना है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। ना, 4 कारण है। पहला ये कि जो गया था वो नहीं चाहता था कि दूसरे के बैल, क्योंकि जो हीरा मोती वो दोनों ही झूरी के बैल थे, तो वो नहीं चाहता था कि दूसरों के बैलों पर जो ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, उनके खाने के लिए खली खरीद के लाई जाए और उनको दिया जाए खाने के लिए, पैसे उन पर खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा क्या है कि गरीबी के कारण उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो बैलों के लिए खली या कोई हरी घास वगैरह कुछ खरीद सके, खरीद के लाके उनको दे सके, उनके बस की बात नहीं थी, उसके बस से बाहर की बात थी, यानी उसके पास पैसों की कमी थी। और तीसरा है कि हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। तीसरा कारण कि हीरा और जो मोती जो दोनों ही बैल थे, उनका जो व्यवहार था कि दोनों बार बार यहाँ से भाग जाते थे, वो उससे बहुत दुखी था। और चौथा क्या है कि उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, कि जो गया था उसे
या फिर जो जानवरों को खाना दिया जाता है, जो उनका भोजन है, उसके बारे में गया को कोई जानकारी नहीं थी। तो इन सभी कारणों में ये जो गा वाला कारण है आपके सामने, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। जो गया था वो हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि हीरा और मोती दोनों ही जो गया के घर से भागकर झूरी के पास वापस चले जाते थे, और जब झूरी उनको काम करने के खेत में जोतना चाहता था, दोनों ही अपने पैर एकदम मजबूती से जमीन पर रख देते थे और वो हिलाते नहीं थे। उन्हें कितना ही मारने के बावजूद भी दोनों के दोनों खेतों में हल जोतने के लिए नहीं जाना चाहते थे। तो उनके जो व्यवहार था, जो हीरा मोती का व्यवहार था, उससे जो गया था बहुत दुखी था, और इसी गुस्से के कारण, उसी दुखी होने के कारण, गुस्से के कारण वो हीरा मोती को हमेशा खाने के सूखी सी घास दे देता था। तो यहाँ जो भी प्रश्न हमने पढ़े हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको छोटे करके दिए। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को बड़ा करके अपने हिसाब से बड़ा करके लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि इन प्रश्नों को जब आप दोबारा से लिखेंगे तो आपको लिखने में, इन प्रश्नों के जो मैंने दिए हैं इनके उत्तर के हिसाब से आपको लिखने में सहायता होगी। और आपका ये जो आप इन प्रश्नों को बड़ा करके थोड़ा उसमें लिख रहे हैं, आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको सहायता देगा। आपको इन प्रश्नों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इनको एक बार लिख चुके हैं बड़ा करके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।